हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका थर्ड अटेम्प्ट भी कंप्लीट हो चुका है जेई मेन का। तो जो जुलाई में पेपर्स हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर है 27 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर। 27 जुलाई जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो सवाल है उसमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड 2 डिजिट नंबर बिलोंग्स टू द सेट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रेंडमली सेलेक्टेड 2 डिजिट नंबर जो है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। कौन से सेट से? मैं इसको ए ले रहा हूं। एन वो नंबर है 2 डिजिट नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ये जो लिखा हुआ है 2 to the power n-2 ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ये जो है 3 टाइम्स लेमडा, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो चेक करते हैं भाई। अगर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मैं इसको 3 में लिख रहा हूं। 2 to the power n-2 को ऐसा लिख दूं क्या? 3 - 1 to the power n-2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाइनोमियल लगा दो। फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? nc0 3 to the power n, सेकंड आया होगा nc1 3 to the power n-1 -1 की पावर 1 कर दूं क्या? ऐसे चला होगा। अगला आया होगा nc2 3 to the power n-2 -1 to the power 2। नहीं, लिखते जाओ। लास्ट टर्म क्या आया होगा? लास्ट आया होगा NCN -1 to the power n, नहीं, और -2। एक और लिख लो, इससे पहले वाला आपको क्लियर हो जाएगा। इससे जस्ट पहले क्या रहा होगा? NCN -1, इसकी पावर एक कम कर दो, 3 की बढ़ा दो, तो 3 × -1 to the power n-1, यही रहा होगा क्या? नहीं, देखो ना, यहां तक के जो टर्म है इन सब में से एक 3 कॉमन आ जाएगा क्या? तो एक 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? NC0 3 to the power n-1, ये बचेगा NC1 3 to the power n-2 -1 to the power 1। ऐसे ही चला होगा। नहीं, यहां तक कॉमन आ जाएगा। ये बचेगा NCN-1, 3 कॉमन ले लिया तो -1 to the power n-1, ये बचा क्या? और इसके अलावा NCN की वैल्यू 1 हो गई क्या? ये तो -1 to the power n-2 लिखा हुआ है क्या? नहीं, 3 का मल्टीपल होने के लिए ये पूरा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं, ये वाली चीज भी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, करेक्ट। और 3 से डिवाइड कब होगा? जब ये क्या बने? -1 बने। तो ये -1 बनने के लिए n क्या होना चाहिए? ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 90। ऑड कितने? हाफ रहे होंगे, 45 ऑड रहे होंगे, 45 इवन रहे होंगे। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई होगी, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 45, जब क्या रहा होगा? ऑड। टोटल केसेस कितने हैं? 90। इट शुड बी 1/2। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्या? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सवाल को आप बोल सकते हो कि हाँ मॉडरेट कैटेगरी का ही सवाल है। कैलकुलेशन बहुत सारी है, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो कि यहाँ 3 का मल्टीपल कैसे बनाए, बट सवाल इतना मुश्किल नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। एक सर्कल का सवाल है, इसमें आपको 3 सेट दे रखे हैं। सेट ए में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। सेम सेट बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और सी के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। S1 नेगेटिव आ रहा है क्या? पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ रही है, मतलब सर्कल के अंदर होने चाहिए सारे पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे इनको, मैं पहले सर्कल को लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? x² + y² -x -y, और इधर लेके आ जाओ, -1/2 = 0 हो जाएगा क्या? सेंटर बोलो, C1 बोल रहा हूँ। सेंटर रहा होगा 1/2, 1/2 लिख लोगे क्या? रेडियस बोलो, R1 बोल दी। रेडियस आई होगी 1/4 + 1/4, 1/2 -1/2, 1 बन जाएगा क्या? निकाल लोगे ये तो? नहीं। सिमिलरली सेकंड जो सर्कल है, 4 से डिवाइड कर दो, इट विल बी x² + y² -4y + 7/4 = 0। तो सेंटर क्या आया होगा? सेंटर आया होगा, x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा क्या? R2 बोल दो इसकी रेडियस, वो बनेगी 4 -7/4, तो 16 - 7/4 हो गया क्या? 9/4। 9/4 का रूट लोगे तो 3/2। नहीं, और थर्ड जो है वो कौन से पॉइंट है? x² + y² -4x -2y + 5, इधर लेके आ जाओ, -r² लिख दूं क्या? < > 0 होना चाहिए। तो इस सर्कल के अंदर होना चाहिए। कौन से सर्कल के? जिसका सेंटर तो क्या है?
2,1 है और रेडियस कितनी है, हो जाएगा 4 + 1 5 - 5 0 माइनस ऑफ माइनस आर स्क्वायर ही बचेगा, तो आर स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, mod r आ जाएगा, ये रही होगी। नहीं, अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जो यूनियन है ए और बी का वो सी का सबसेट होना चाहिए, यानी ये दोनों के दोनों सर्कल जो है इस सर्कल के अंदर आने ही चाहिए। नहीं, तो उसके लिए आप प्लॉट करो तीनों सर्कल को, इधर कर लेते हैं। अगर मैं तीनों सर्कल को प्लॉट करूं तो पहले वाले का सेंटर कितना है, 1/2, 1/2, लेट्स से यहाँ कहीं रहा होगा, इसको मैं C1 लिख रहा हूँ, और रेडियस है 1, तो ये 1/2 है तो बड़ा ही आया होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा ही रही होगी, इस टाइप का कुछ बना होगा। नहीं, और ये C2 0,2 है यहाँ कहीं, ये C2 है। पहले तो ये चेक करो, इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, क्या निकालें, C1 C2 निकालो भाई, कितनी आई होगी, C1 C2 हो जाएगी √ऑफ, ये बनेगा 1/4 प्लस 2 - 1/2 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो गया क्या, √10/2 हो जाएगी क्या। नहीं, और R1 + R2 आपकी आई होगी 5/2 हो गई क्या, देखो ना ऐड करोगे तो ये 5 है, ये √10 है, 5 बड़ा होता है √10 से। नहीं, तो इसका मतलब C1 C2 जो है वो छोटी है किससे, R1 + R2 से, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो कैसा बना होगा, इस टाइप का कुछ बना होगा भी, ऐसा कुछ सर्कल आया होगा, बना लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड देखो, सेंटर क्या है, C3 है, C3 है 2,1, ये 1/2 है क्या, तो लेट से 2,1 यहाँ कहीं है, इसको भी गलत लिख दिया, इसको C3 लिख दो। अब समझने वाली बात है, ये दोनों के दोनों सर्कल जो है इस सर्कल के अंदर आने चाहिए। नहीं, तो अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाऊं जिसके अंदर ये दोनों आ जाए, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है, सेंटर से मिलाओ, ये डिस्टेंस ज्यादा है या ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितनी भी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस आई होगी C2 C3 + R2, ये R2 ही तो है और ये R1 ही तो है। नहीं, नाम दे दो इसको कुछ, इस पॉइंट को A बोल दो, इसको B बोल दो, तो आपको ये चेक करना है इन दोनों में बड़ी कौन है, करेक्ट। तो उसके लिए अगर मैं पहले C3A निकालूं, C3A कितनी आई होगी बोलो भाई, C3A आई होगी C2 C3 बोलो भाई, C2 C3 आ जाएगी √4 + 1, √5 आई क्या, और प्लस R2 तो निकाली हुई है, ये रही 3/2, ये आ गई, और C1 C3 कितनी, C1 C3 नहीं, C3B निकाल लो, C3B है जो, वो कितनी आई होगी, वो आई होगी C1 C3, तो C1 C3 कितनी हो जाएगी 2 - ½ 3/2 बचेगा, और इनका डिफरेंस 1/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 1/4 10/4, वही आई जो लिखी हुई है, √10/2 हो गई क्या। नहीं, और प्लस R1 तो कितनी है 1। देखो ना, इन दोनों को आपको चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा, ये देखना है क्या। नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि C3A जो है वो बड़ा है किससे, C3B से, यानी मैं C3 को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल बना दूं जो इसको इंटरनली टच कर रहा है C2 को, इस टाइप का कोई बड़ा सा सर्कल रहा होगा, तो ये तो कंप्लीटली अंदर हो ही जाएगा। नहीं, देखो ना, अगर मैं ये सर्कल बनाता, इसको अंदर लेके आता, तो फिर ये पार्ट बच जाता। आपको चाहिए कि दोनों के दोनों इस सर्कल के क्या होने चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। इससे बड़ी रेडियस कुछ भी ले सकते हो, और बड़ा भी बना सकते हो, तब भी तो अंदर ही है। मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए इस सर्कल की रेडियस, ये समझ में है। तो R3 जो है आपकी, वो बड़ी या बराबर होनी चाहिए किसके, C3A के, और C3A आपने निकाली है √5 + 3/2, या तो इससे बड़ी या बराबर। तो देख लो मिनिमम कितना आया होगा, R3 की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 2√5 + 3/2, ये रही होगी मिनिमम वैल्यू। ऐसा कुछ गिवन है क्या, ऑप्शन ही भयानक से आ रहे हैं भाई। हाँ गिवन है ना, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। नहीं, तो ये आपका सवाल है भाई। देखो सर्कल भी गिवन है, तो कैसे गिवन है कि आपको सिंप्लीफाई करके उनके सेंटर और रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हाँ, इस सवाल में मेहनत लगी होगी, पक्का लगी होगी। इस सवाल को छोड़ देना चाहिए था मेरे ख्याल से, आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हो। नेक्स्ट, ये जो सवाल है मैथमेटिकल रीजनिंग का है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और पूछा गया है कि किसके इक्विवेलेंट है। तो भी सा सवाल ऐसे पूछता ही रहता है जी। तो अगर चेक करना है तो पहले इसी को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए
ये और है, ये एंड है क्या? नहीं, तो P और Q एंड नेगेशन ऑफ P लिखा हुआ है, तो पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और हम जानते हैं कि दो स्टेटमेंट में और हो या एंड हो, आप तीसरे पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P एंड R और Q एंड R लिख सकता हूं क्या? आप इस एंड को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये काम यहाँ पे किया। इसको क्या लिख लिया? इसको लिखा P एंड नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ क्यों लिखा गया? P है भाई वो, ठीक है। और Q एंड नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q लिख सकता हूं। ये क्या बन गया? P और नेगेशन ऑफ P में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो फालिसी है। तो C यूनियन Q एंड नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये बन जाएगा क्या? करेक्ट। अब फालिसी है, इसका अगर और लोगे किसी के साथ तो ये स्टेटमेंट आता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो इसी के इक्वल आ जाएगा, Q एंड नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये रहा होगा क्या? करेक्ट। अच्छा, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि P इंप्लाइज Q अगर है तो ये इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ P और Q के, होता है क्या? तो यहां भी ये यूज किया। इसको लिख सकते हो नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q। नहीं, पहले इस नेगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, De Morgan's लॉ लगा दें क्या? ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q एंड और में बदल जाएगा, नेगेशन ऑफ P, P हो गया क्या? और Q नहीं, और ही लिखा हुआ है क्या? तो एसोसिएटिव होता है, पहले इन दोनों का और लेके फिर P के साथ लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख लिया, नेगेशन ऑफ Q और Q, और फिर उसका और ले लेंगे किसके साथ? P के साथ। देखो ना, नेगेशन ऑफ Q और Q का जो और है वो क्या आ गया? टोटोलॉजी आ गया क्या? और टोटोलॉजी का अगर किसी भी स्टेटमेंट के साथ यूनियन लूंगा तो वो क्या आएगा? टोटोलॉजी ही आएगा। तो आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है। नहीं, मजे की बात है कि 3 ऑप्शन तो खारिज हो जाएंगे, ऑप्शन 2, 3, 4 तीनों हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक करते हैं क्लास में, ये तो टोटोलॉजी नहीं हो सकते हैं। करेक्ट। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 1 ही बचा, उसको आपको चेक करना है खाली। तो ऑप्शन 1 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ऑप्शन 1 लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इफ एंड ओनली P एंड नेगेशन ऑफ Q, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? इसी को चेक करना है क्या? तो पहले इसी को लिखो, P इंप्लाइज Q को लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P और Q, नहीं, इफ एंड ओनली इफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और नेगेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, P हो गया क्या? मॉर्गन्स लॉ लगा दो, एंड नेगेशन ऑफ Q, इफ एंड ओनली इफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। देखो ना, दोनों सेम ही बन गए क्या? नहीं, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है, P इफ P एंड ऑन, क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ P, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो वो भी फॉल्स है। करेक्ट। तो दोनों केस में क्या आता है? ट्रू आता है। तो ये भी क्या लिखी हुई है? टोटोलॉजी ही लिखी हुई है। तो आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका, इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन है, इसलिए आप बोल सकते हो कि हाँ ये भी मॉडरेट है, उतना आसान नहीं है। बाकी ऐसा तो सवाल करते हैं क्लास में, है ना, ओबियस है कि जेई इस पार्ट से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो 3D वाले पार्ट से है, और बहुत सिंपल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। आपको बोल रखा है एक प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल जो रहा होगा इन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होना चाहिए क्या? करेक्ट। तो इसका नॉर्मल लिखो, पहले प्लेन का नॉर्मल मैं n1 बोल रहा हूं, n1 हो जाएगा 2i प्लस j माइनस k। दूसरे प्लेन के नॉर्मल को n2 बोल दो, विच इज i माइनस j माइनस k। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर रहा होगा, मतलब n1 क्रॉस n2 के लॉन्ग रहा होगा क्या? निकाल लो, ये आ जाएगा i j k, n1 का कंपोनेंट 2 1 माइनस 1, n2 के कंपोनेंट 1 माइनस 1 माइनस 1, ये आए होंगे। करो सिंप्लीफाई, तो i का कंपोनेंट आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i, माइनस j का कंपोनेंट आएगा माइनस 2 और प्लस 1 बन गया क्या? माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? k का कंपोनेंट आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3k। ठीक है, ये नॉर्मल के लॉन्ग वेक्टर है, तो dr क्या ले सकते हैं? dr आप ले सकते हो नॉर्मल के 2 माइनस 1 3 ले सकता हूँ क्या?
अब तो फालतू बन गया, नॉर्मल के डी आर है, ये पॉइंट है, प्लेन की इक्वेशन बोलो वो जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 1, नहीं माइनस 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस 3 इंटू जेड माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कितना बन गया, ये बन गया 2x माइनस वाई प्लस 3z और प्लस 2, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, प्लस 6 प्लस 8 हो गया क्या, इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं नहीं इस टाइप का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 8 इक्वल टू 0, नहीं तो a प्लस बी प्लस सी बता दो आपको क्या रहा होगा, बस इतना ही पूछा है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 3, ये आएगा, देखो ना 4 आ गया क्या, गिवन है क्या, ऑप्शन 4 में ही गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ, ये अभी तक का सबसे आसान सवाल है इस पेपर का। नेक्स्ट अगला सवाल, ये भी सर्कल का एक और सवाल है। आपको बोल रखा है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट गिवन है, टेंजेंट बनाएगी है सर्कल को जो ए और बी पे टच कर रही है, और डी कोई दूसरा पॉइंट है सर्कल पे, ए बी और ए डी इक्वल है, तो एरिया बता दो ट्रायंगल एबीडी का क्या रहा होगा, ये पूछा है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर सर्कल को ध्यान से देखो तो सर्कल का सेंटर बोलो पहले, तो सर्कल का जो सेंटर आया होगा वो क्या आया होगा, 1,3 रहा होगा क्या, रेडियस कितनी रही होगी, रेडियस आई होगी 1 प्लस 9, 10 माइनस 6, 4 हो गई क्या, 4 का रूट कितना 2, नहीं तो मैं पहले सर्कल को ही बना रहा हूँ। एक सर्कल रहा होगा इस टाइप का कुछ, जिसका सेंटर तो कितना है 1,3 है और रेडियस कितनी है 2, और सपोज ए को पी कोई पॉइंट है यहाँ पे -1,1। आपने यहाँ से टेंजेंट बनाई सर्कल पे, एक टेंजेंट इधर बनी, एक टेंजेंट इधर बनी, ये सर्कल को टच कर रही है 2 पॉइंट ए और बी पे, और डी को ये दूसरा पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ताकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, पॉइंट इधर हो गया अभी थोड़ा सा, ठीक है, इसमें ये और ये बराबर हैं दोनों, ये आपको दे रखा है, ट्रायंगल एबीडी का एरिया बता दो क्या रहा होगा, बस इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं तो सेंटर को अगर मैं सी लिखूं, सेंटर क्या है 1,3, तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से पी ए फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस पी ए फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है √S1, नहीं तो रख दो -1,1, ये हो जाएगी √(-1) का स्क्वायर 1 प्लस 1, -1 रखूं तो ये +2 और 1 रखूंगा तो -6 प्लस 6, ये आएगा, देखो ना 6 कैंसिल हो गया क्या, कितना बन गया, ये बन गई 4 का रूट कितना 2, तो ये 2 है, मतलब ये भी 2 है, ठीक है। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है, बाकी आप ये देखो सीपी निकालो कितनी आएगी, सीपी जो आई होगी √(x) कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 बन रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस भी 2 बन रहा है क्या 4, 2√2 आई क्या, देखो ना इसकी डिस्टेंस देखो, सर्कल की रेडियस देखो, नहीं तो अगर 2√2 डिस्टेंस है, इसका मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा होगा, तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है तो फिर ये एंगल कितना बना होगा, 90 डिग्री बना होगा। नहीं तो अगर मैं सेंटर से मिला दूं इन दोनों पॉइंट को, तो ये भी 90 रहा होगा, ये भी 90 और ये भी 90 आया होगा क्या, करेक्ट। तो रेक्टेंगल बना होगा, लग नहीं रहा आपको लेकिन बना होगा, रेक्टेंगल ही बना होगा। और अगर ये साइड इक्वल है क्या, सर्कल है ये सेंटर है, तो ये दोनों तो रेडियस ही रही होगी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही आए होंगे, बने ही होंगे, नहीं अच्छा, तो अगर ये 90 है, 45 बचा क्या, तो ये एंगल कितना बचा अल्टीमेटली 45 डिग्री बचा। सेम देखो इसको मिला दो, तो इस ट्राइंगल में भी ये साइड इक्वल है क्या, तो ये एंगल भी कितना आया होगा 45 डिग्री ही आया होगा, करेक्ट। तो आपको जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है एबीसी, वो कैसा ट्राइंगल, एबीडी, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको एरिया ही निकालना था बस। तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू कोई भी दो साइड ले लो, यही ले लो, बेस इंटू हाइट ही कर दें, 90 डिग्री है तो ए बी इंटू एडी हो जाएगा क्या, ए बी इंटू एडी। और मजे की बात है दोनों इक्वल है, ए बी आपने निकाली है क्या, नहीं, बस ए बी निकाल दो कितनी आई होगी, ये 90 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या बची होगी 2√2 ही बची होगी, नहीं तो हाफ इंटू ये आएगी 2√2, ये भी आएगी 2√2, तो 2 तो कैंसिल हो गया, कितना बन गया, एरिया आया होगा 4 स्क्वायर यूनिट, ये आया होगा आपका आंसर। गिवन है क्या, हाँ ऑप्शन 4 में ही गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो मॉडरेट ही है, वैसे हम क्लास में बोलते भी रहते हैं कि सर्कल का कोई भी सवाल आए तो आपको ज्योमेट्री से ही करना है,
नेक्स्ट सवाल में आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1/2 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो क्या रही होगी। तो यहीं से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर कर देगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, और राइट साइड में कितना आएगा 1/4। तो यहां से बोल सकते हो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, -3/4 रही होगी। क्लियर है। अच्छा, वैल्यू किसकी निकालनी है, 16 साइन 2 थीटा कोस 4 थीटा साइन 6 थीटा, ये है क्या। तो आप इन दोनों को, साइन 2 थीटा तो है ही, इन दोनों को भी साइन 2 थीटा में लिख सकते हैं बहुत आराम से। कैसे लिखेंगे, ये बन गया साइन 2 थीटा, कोस 4 थीटा को हाफ एंगल में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दूंगा। नहीं, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 3 टाइम्स 2 थीटा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो ये बन जाएगा 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, क्यूब 2 थीटा। नहीं, देखो ना, आगे क्या सारा साइन 2 थीटा में वैल्यू है ही, रख दो आंसर मिल जाएगा। तो रख दो साइन 2 थीटा की जगह कितना, -3/4 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/16 प्लस 3 टाइम्स इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा -3/4 -4 इंटू साइन क्यूब थीटा, वो हो जाएगा, क्यूब करोगे तो माइनस माइनस प्लस 27/64 हो जाएगा क्या। नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा भाई, 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 16 ही है, तो 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 4 बनेगा तो -12 प्लस 16, और यहाँ 16 हट गया तो -18, और यहाँ 16 करेंगे तो 4 बचेगा, ये कितना है 9 इंटू 4 36 हो गया क्या, और यहाँ 16 कैंसिल हो जाएगा प्लस 27। कैलकुलेशन आप तो कर लोगे सारा, नहीं कितना बना भाई, कोई बताओ, कोई क्या बताओ, मेरे को ही बताना पड़ेगा कितना हो गया ये। हाँ, ये हो गया 30 -66 हो गया क्या, और प्लस का कितना बन गया, प्लस का बन जाएगा, ये हो गया 33 हुआ, और 43 बन गया क्या। नहीं, तो कितना बचा, -23 ही बचा। आ रहा है क्या ऐसा कुछ, हाँ गिवन तो है ऑप्शन 4 में, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है भाई, कुछ ही सवाल है इस पेपर में आसान है, बाकी तो बहुत मॉडरेट या डिफिकल्ट कैटेगरी के ही है, बट ये सवाल रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू बाकी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है लेट P and Q be two distinct points on a circle which has center at 2,3 and passes through origin। आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर तो 2,3 पे है और ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर तो है वो तो 2,3 पे है, और लेट से ओरिजिन यहाँ कहीं है 0,0, इससे पास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोला इफ OC इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सेगमेंट CP एंड CQ, जहाँ पे क्या है विच थ्रू ओरिजिन, इफ OC इज P और Q क्या है भाई, ये तो दिया ही नहीं। OC इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट CP एंड CQ, जहाँ पे P और Q जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, तो OC जो परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट पे, P और Q सर्कल पे पॉइंट है, तो आप बस इनके कोऑर्डिनेट बता दो, ये आपसे पूछ लिया। नहीं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म की याद आई क्या, बस इसका स्लोप पता चल जाए, पॉइंट तो है ही, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। करेक्ट, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी रही होगी, पहले तो ये बताओ, रेडियस जो OC तो रही होगी, कितनी आई होगी, √4 + 9 कितनी होगी, √13 आ गई। ठीक है, तो R, इसको मैं R बोल रहा हूँ, ये भी R है, ये भी R है, बस क्या मिल जाए इस लाइन का स्लोप, उसके लिए OC का स्लोप बोलो, OC का स्लोप रहा होगा, OC का स्लोप 3/2 ही रहा होगा। नहीं, तो PQ का स्लोप कितना आया होगा, -2/3 आया होगा, और -2/3 है तो साइन थीटा कोस थीटा में तोड़ो, कोस थीटा साइन थीटा निकाल लोगे क्या, कोस थीटा नेगेटिव रहा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि थीटा तो 0 से पाई है, तो कोस थीटा नेगेटिव है, कोस हो जाएगा, ये तो tan थीटा है आपका। नहीं, ये हो जाएगा 3/√ऑफ कितना हो जाएगा 4 + 9 13, और साइन थीटा आ जाएगा आपका 2/√13। ठीक है, इक्वेशन बोलो PQ की, इक्वेशन ऑफ PQ पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख लोगे क्या, क्या लिखूं, x - 2/cos थीटा इज इक्वल टू y - 3/sin थीटा इज इक्वल टू R, ऐसे लिखते हैं। नहीं, कोऑर्डिनेट्स चाहिए इन दोनों पॉइंट के, तो R की जगह क्या रख दो, √13 रख दूं क्या,
तो पॉइंट आया होगा x माइनस 2 अपॉन कोस थीटा निकाला आपने -3/√13 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2/√13, और अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक के लिए क्या रख दो √13, एक के लिए -√13, तो प्लस माइनस √13 ये रख दो, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पी और क्यू। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आएगा 2, ये तो उधर गया, √13 तो कैंसिल हो गया, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -+3, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, और ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो +-2, ये रहा होगा। नहीं तो 2 पॉइंट रहे होंगे P और Q। P क्या आया होगा, P आ जाएगा 2 - 3 -1, 5, और ये हो जाएगा 5, 1, ये रहे होंगे आपके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर। क्लियर है? कौन से में भी, ऑप्शन 4 में ही गिवन है ये भी। तो ये सवाल भी आसान ही है, लेकिन हाँ जनरली बच्चे पता नहीं क्यों पैरामेट्रिक फॉर्म पे सवाल करते नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन की इस पे भी अच्छे सवाल बनते हैं। ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, पैरामेट्रिक फॉर्म को याद करो। नहीं तो मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूँ इस कारण से खाली, बाकी सवाल में कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक का सवाल है, और वो भी बहुत सिंपल वाला। बोल रहे लेट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक? एक क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है x² + 20 टू द पावर 1/4, 20 है ना, हाँ 20 टू द पावर 1/4 इंटू x, 5 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 बता दो क्या रहा होगा। आजकल जो ऐसे सवाल बहुत पूछने लगा है जिसमें जो कोफिशिएंट है वो इरेशनल आ रहे हैं, रैशनल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि रैशनल कोफिशिएंट में बच्चे कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से, इरेशनल टर्म आते हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। नहीं तो हम तो वही काम करेंगे, सम ऑफ रूट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो। सम ऑफ रूट रहा होगा -20 टू द पावर 1/4, मानते क्या, और प्रोडक्ट ऑफ रूट रहा होगा प्लस हो जाएगा क्या 5 टू द पावर 1/2 √5 ओनली। नहीं पावर 8 चाहिए तो पहले स्क्वायर करो जल्दी से, यहां से स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा। राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो पहले तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी 2/4, 1/2 हो जाएगा क्या, तो √20 हो जाएगा क्या। नहीं √20 को लिख सकते हो 5 × 4, 5 × 4 करूं तो 2√5 लिख दूंगे, तो α² प्लस β² कितना आ जाएगा। देखो ना ये भी क्या है, अल्फा बीटा √5 ही है क्या, √5 ही तो लिखा हुआ है। नहीं तो 2√5 कैंसिल हो गया क्या, 0 आ गया क्या। एक बार और स्क्वायर करो, वो बनेगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ α² β²। नहीं इसके इक्वल 0 के इक्वल, यहाँ से अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 मिल जाएगा क्या, -2 टाइम्स ऑफ α² β²। ए से निकाल लो, स्क्वायर कर दूं तो 5 मिल गया क्या, कितना आया -10 आया क्या। एक और बार स्क्वायर कर दो, अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ α4 बीटा टू द पावर 4, और इसका स्क्वायर 100 बन जाएगा क्या। यही चाहिए था बस आपको, अल्फा टू द पावर 8 बीटा टू द पावर 8, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4। तो पावर 4 करो भाई, स्क्वायर किया तो 5, 4 करूंगा तो 25 हो गया क्या। नहीं देखो ना 50 सब्ट्रैक्ट किया गया, खाली आंसर कितना आ गया 50। तो अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 50 रहा होगा। ये भी किस ऑप्शन में गिवन है, 4 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पेपर में अगर आप ढूंढोगे तो आपको आसान सवाल भी मिलेंगे करने वाले, और ऐसे ही करना चाहिए, आपको पिक करने चाहिए पहले कि हाँ ये सवाल तो आसान है, मैं पहले ये कर लूं, टाइम बचा तो डिफिकल्ट सवाल करूंगा। नेक्स्ट जो सवाल है स्टैटिस्टिक्स से है, आपको कुछ डेटा गिवन है, नंबर 9, आपको कुछ डेटा गिवन है 6, 10, 7, 13, A, 12, B एंड 12, ये 8 डेटा गिवन है। आपसे बोला गया इनका जो मीन एंड वेरिएंस है, जो मीन है x बार वो तो किसके इक्वल है 9 के, और वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर वो कितना है 37/4 है। तो जो अननोन डेटा हैं दो, उनके डिफरेंस का स्क्वायर बता दो किसके इक्वल है, ये आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत सिंपल था, x बार लिख लो पहले, तो x बार क्या आएगा, सबको ऐड कर दो, 6 + 10 + 7 + 13 + A 12 B 12 डिवाइडेड बाई 8 कर दूंगा,
ये तो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो यहाँ से सम कितना बन गया, ये कितना हो गया 20, 30, 36 और 24 हो गया क्या, 60 हो गया क्या। तो a प्लस बी कितना हो गया, ये आ जाएगा 72, और 72 माइनस 60 करेंगे तो 12 आ गया क्या। एक रिलेशन तो ये आ गया, एक कहां से आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर से आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर तो यही होता है, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, करेक्ट। स्क्वायर का मीन निकाल दो तो 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 149 प्लस 169 होता है कि 13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 144 बी स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 8, ये तो स्क्वायर का मीन हो गया। और इसमें से अगर मीन का स्क्वायर माइनस कर दूं, 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस कर दो, ये किसके इक्वल है 37/4। क्लियर है, तो कर लोगे सिंप्लीफाई, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है यहाँ से वो कितने आती है 80 आती है, करेक्ट। ये इक्वेशन 2 है। अपने पास a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वैल्यू किसकी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बनता है क्या। 2ab वाला टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको मिल जाएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना 80, 2 टाइम्स करूँ तो 160 माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, नहीं कितना आता है भाई 16 आता है क्या, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी इजी कैटेगरी में ही रखो, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल हम क्लास में करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है सीधा सीधा। नेक्स्ट जो सवाल है वो बाइनोमियल थ्योरम का है। आपको 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू द पावर 11, ये ना, और बोल रहा है इसके अंदर x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट है, और दूसरा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है x माइनस 1/bx स्क्वायर टू द पावर 11, इसमें x की पावर -7 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इसमें x टू द पावर -7 का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो b की वैल्यू बता दो जहाँ पे b 0 नहीं है, करेक्ट। अच्छा तो बस आप तो जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म पे बेस्ड सवाल है। इसका जनरल टर्म क्या आएगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा 11cr x स्क्वायर टू द पावर 11 माइनस r 1/bx टू द पावर r लिख लोगे क्या, नहीं, x की पावर में सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 11cr, यहाँ से 1/b टू द पावर r आएगा, इसको तो अलग कर दो, ये अपने काम का नहीं है। x की पावर क्या आएगी वो देखो, ये बनेगा 22 माइनस 2r और माइनस r 3r हो जाएगा क्या, 22 माइनस 3r, नहीं किसका कोफिशिएंट चाहिए x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट, तो x टू द पावर 7 के कोफिशिएंट के लिए r को क्या रख दूं 6 रख दूं क्या, r को 6 रखते ही कोफिशिएंट मिल जाएगा, टर्म क्या मिलेगा, टर्म मिलेगा t7, क्या है होगा 11, नहीं भी गड़बड़ कर दी, 6 क्यों रखेंगे, ये 7 होना चाहिए, अच्छा ठीक है। तो ये 7 होने के लिए कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए क्या, 15 होना चाहिए, तो r 5 होना चाहिए 6 नहीं, r की वैल्यू क्या रही होगी 5, हाँ r 5 रखेंगे तभी तो ये 15 बनेगा, और ये 15 बनेगा तो 22 माइनस 15 कितना 7 हो जाएगा, तो r 5 है तो कौन सा टर्म 6th टर्म रहा होगा, 6th टर्म आया होगा, और बनेगा क्या 11c5, इसको लिख दूं क्या 1/b टू द पावर 5, नहीं, और x टू द पावर 7, ये टर्म रहा होगा। इधर आओ, इसका जनरल टर्म tp प्लस 1 लिख लेते हैं, वो बनेगा 11cp x टू द पावर 11 माइनस p माइनस 1/bx स्क्वायर टू द पावर p, ऐसा ही बनेगा क्या, नहीं, x की पावर में सिंप्लीफाई करो इसको भी, p प्लस 1 11cp माइनस 1/b टू द पावर p, इसको तो अलग कर लो, x की पावर कितनी आएगी, x की पावर आएगी 11 माइनस 2p माइनस p माइनस 3p, है ना, और हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए x टू द पावर -7 का, तो -7 के लिए 18 बनना चाहिए, दिख रही है क्या, p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, नहीं p की वैल्यू 6 आएगी तभी तो क्या बनेगा 18 बनेगा, तो कौन सा टर्म t7 आया होगा जिसमें क्या आया होगा x टू द पावर -7,
और वैल्यू क्या रही होगी इसकी 11 से 6, और 6 रखूं तो माइनस तो प्लस हो गया, 1/b⁻6 हो गया क्या, x⁻−। ये बोल रहा है दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इक्वल है तो फिर 11c5 1/b⁵, ये इक्वल होना चाहिए 11c6 1/b⁶। नहीं, 11c5 11c6 सेम होते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर लो, b 0 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, b की वैल्यू क्या आई होगी, 1 आई होगी। ठीक है, कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई 1, ऑप्शन 4 में गिवन है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को भी आप इजी कैटेगरी में रख सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम का जो पहला ही लेक्चर है उसमें हम लोग जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से जो सवाल आते हैं बहुत बार जनरल टर्म से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक सवाल हम पढ़ते हैं, लिमिट एज ए सम, उसका सवाल है। क्या दे रखा है आपको एक लिमिट गिवन है, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1/n सिग्मा j varies from 1 to n 2j-1 plus 8n divided by 2j-1 प्लस 4n, ये सिग्मा आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम लोग करते हैं, वो r/n को x लिख लो, 1/n को dx लिख लो, r की जगह यहाँ क्या दे दिया j, तो आप तो j/n का फंक्शन बनाने की कोशिश करो। इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n, n से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 2j/n माइनस 1/n प्लस 8 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 2j/n माइनस 1/n प्लस 4, ऐसा ही बन जाएगा क्या। देखो ना, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच किया होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1/n सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये क्या बना 2j/n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2j/n प्लस 4। ये स्टेप में बच्चे हो सकता है थोड़ा सा पेन रुक गया होगा कि 1/n का क्या करें, जबकि 1/n तो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को ही अप्रोच कर रहा है। नहीं, अब तो फॉर्म बन गई, r/n भी है 1/n भी है, इंटीग्रेशन में लिख ले हो गया इसको, इंटीग्रेशन बनेगा 2x प्लस 8 अपॉन 2x प्लस 4 और dx, लिमिट 1 से n जा रहा है तो 0 से 1 हो जाएगी क्या, नहीं, कर लो इसको, अलग अलग डिवाइड कर लें क्या, अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये प्लस 4 तक तो 1 हो गया, क्या बचेगा 4/2x प्लस 4, क्या उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2/x प्लस 2 ही बचेगा क्या, dx, ये आया होगा। कर दो इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया क्या, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 2, और लिमिट क्या है 0 से 1, तो 1 रखूं तो 1 प्लस 2, 1 रखा तो ln 3 हो गया क्या, माइनस 0 रखूं तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln 2 हो गया क्या, नहीं, तो 1 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा ln 3 माइनस ln 2, उसको क्या लिख रहे हो, ln ऑफ 3/2 लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। तो कौन से ऑप्शन में है भाई 1 प्लस 2 ln ऑफ 3/2, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना 2 और 3 में थोड़ा सा ही फर्क, 2 और 3 नहीं, हाँ वो 1 तो किसी में है नहीं, फिर तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2/3 3/2 इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इस सवाल को भी आप बोल सकते हो मॉडरेट है, वैसे तो ऑब्वियस सा सवाल है, इस पार्ट से सवाल पूछता है जेई, लेकिन हो सकता है 1/n को देख के कई बच्चों ने छोड़ दिया हो। नेक्स्ट नंबर 12, नंबर 12 जो मैट्रिसेस से है, आपको एक ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एलिमेंट है 1 2 -1 4, और एक इक्वेशन दे रखी है A इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए, इस टाइप की। तो अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन पूछा है, 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बता दो क्या है, ये आपसे पूछ लिया। नहीं, तो आप तो इसी को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। मैं इसको ए से प्री मल्टीप्लाई कर दूं पूरे से, तो ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा क्या, अल्फा तो स्केलर है, ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए बनेगा क्या, ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, नहीं, इधर ले आओ, ऐसे लिख लिया बीटा ए स्क्वायर अल्फा ए माइनस आई इज इक्वल टू
0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फील आई क्या? तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, ट्रेस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कितना 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2 6 हो गया क्या? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, है ना। और अगर सेम है दोनों इक्वेशन तो रेशियो इक्वल कर दो। ए स्क्वायर के कंपोनेंट का रेशियो बीटा अपॉन 1, ए के कोफिशिएंट अल्फा अपॉन -1 और आइडेंटिटी का ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सोल्व कर लो। सोल्व कर ले तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई भाई, इधर मल्टीप्लाई कर दो 5/6 और बीटा फर्स्ट वाला से आ जाएगा, बीटा कितना आएगा -1/6, ये रहा होगा। तो अल्फा माइनस बीटा करोगे तो 6/6 1 हो गया क्या? आपसे पूछ लिया 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा विच इज 4 ओनली, गिवन है क्या? हाँ, ऑप्शन 2 में गिवन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी इजी सा ही सवाल है भाई, है इस पेपर में करने लायक सवाल भी है, डिफिकल्ट सवाल भी है नो डाउट, बट अच्छे सवाल भी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है स्ट्रेट लाइन और इलिप्स का मिला के सवाल है। आपको बोल रखा है रे ऑफ लाइट थ्रू 2,1, एक पॉइंट है 2,1, उससे एक लाइट है, इज रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 5,3। बनाते पहले इसी को निपटा लेते हैं। आपको बोल रखा है एक रे ऑफ लाइट है, एक पॉइंट 2,1 से निकल रही है और वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट P से रिफ्लेक्ट होके, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक और पॉइंट से पास कर रही है। कौन से पॉइंट से, कहां गया अभी, 5,3, है ना, इससे पास कर रही है। करेक्ट, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/3 and the distance of the nearer focus from this directrix is 8/√53, तो इक्वेशन बता दो डायरेक्ट्रिक्स दूसरी क्या हो सकती है, ये पूछा है। नहीं तो सवाल लेंदी है भाई, लेंदी है, बाकी है सिंपल सा ही। पहले तो आप इसकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बताओ क्या रही होगी। तो मैं काम करता हूँ, इसका रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ वाई एक्सिस में, इसकी इमेज ले लो वाई एक्सिस में, और जो इमेज आई होगी वो भी इस लाइन पे लाई करेगी क्या? इसकी इमेज क्या आ जाएगी वाई एक्सिस में -2,1। नहीं, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो इमेज है वाई एक्सिस में इस पॉइंट की, ये रिफ्लेक्टेड लाइन पे लाई करना ही चाहिए, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका स्लोप बोल दो भाई, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो स्लोप बोलो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा 3 - 1 अपॉन 5 - -2 हो जाएगा क्या? 5 + 2 हो गया क्या? 2/7। इक्वेशन लिखने के लिए दो पॉइंट दे रखे हैं, कोई सा भी ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, y - 1 इज इक्वल टू 2/7 x + 2। ये रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो यहां से आएगा 2x और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लेके आओ -7y, ये बनेगा -7 और +4, इधर आएगा तो +7, 11 इज इक्वल टू 0। कर लोगे ये काम तो बहुत आराम से। करेक्ट। अब ये बोल रहा है ये जो लाइन है एक एलिप्स है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, एक एलिप्स है उसकी एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये है 2x - 7y + 11 इज इक्वल टू 0। और जो नियरर फोकस है, इसके नजदीक वाला जो फोकस है उसे डिस्टेंस दे रखी है। आपसे पूछा गया कि दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो सकती है, वो बता दो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी इसी के पैरेलल रही होगी, उसकी इक्वेशन भी इसी टाइप की आई होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए वो आपको क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। एक तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी गिवन है, सेंट्रिसिटी कितनी है 1/3। दूसरा पूछ रहा है जो नियरर फोकस है इसकी डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, समथिंग 8/√53 था शायद, हाँ ठीक है। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भाई, अगर मैं सेंटर से बात करूं तो ये डिस्टेंस तो कितनी होती है a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है a/e। तो दोनों फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो डिस्टेंस आई होगी वो कितनी आई होगी, वो आ जाएगी a/e - a। लिख लोगे तो बहुत आराम से, a/e जो है 3a हो गया क्या, और a × e a/3 हो गया क्या। ठीक है, कितना बन गया भाई ये 8a/3 बन गया क्या। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 8/√53। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू क्या रही होगी, a की वैल्यू रही होगी 3/√53।
ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आपको मिल गई। बस हमें तो ये मिल जाए, इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। करेक्ट, कितनी होती है भाई, ये ए बाई ई है, ये भी ए बाई ई है, तो जेड जेड डैश जो आती है वो कितनी आती है, 2a/e लिख दूं क्या, नहीं, तो 2/e तो कितना हो गया, 6 हो गया क्या, और a आपको गिवन है 3/√53, कितनी हो गई, 18/√53। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है। बस एलिप्स का काम इतना ही है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, लैम्डा मिल जाएगा शायद। करेक्ट, तो जो डिस्टेंस आती है पैरेलल लाइन के बीच की वो क्या आती है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस हो जाएगा λ-11 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² ही करते क्या, तो ये जाएगा 4 + 49 53 हो गया क्या, का मोड कितना रहा होगा, 18/√53। √53 कैंसल्स आउट, λ-11 या तो 18 रहा होगा या -18 रहा होगा, दो ही बात रही होगी, नहीं, तो लैम्डा अगर λ-11 18 है तो लैम्डा की वैल्यू या तो 29 रही होगी या -7 रही होगी, ये वैल्यू रही होगी। दूसरे जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या ही होगी, या तो आई होगी 2x - 7y + 29 = 0, या आई होगी 2x - 7y - 7 = 0। दो क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एलिप्स इधर बनाया, हो सकता है एलिप्स इधर रहे, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स किधर आ जाए, इस साइड आ जाए, नहीं, तो बस चेक कर लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, 29 और -7, 29 - 7 तो ऑप्शन 4 में गिवन है शायद, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप बोल सकते हो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक तो इमेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, दूसरा इलिप्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और वहां भी अगर इसको संतुष्टि नहीं मिली तो फिर डिस्टेंस निकलवा ली कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस भी बताओ। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, नंबर 14 जो है उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो भी सिंपल वाली, वेरिएबल सेपरेबल वाली। क्या गिवन है, log of this to the base e is equal to 3x plus 4y with y0 is equal to 0, है ना। इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है, 0 पे वैल्यू 0 है, तो वैल्यू बताओ y हो -2/3 log of 2 base e, इसकी वैल्यू क्या ही होगी, वो भी दे रखी है, किस फॉर्म की आ रही है, वो आ रही है अल्फा log of 2 base e। पूछना क्या चाहते हैं, अल्फा की वैल्यू बता दो क्या है, ये आपसे पूछ लिया, नहीं तो कर लोगे यहाँ से सिंप्लीफाई, कन्वर्ट कर लो वेरिएबल सेपरेबल में, dy/dx क्या आ जाएगा, e⁻3x इंटू e⁻3y 4y लिख दूंगा, इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा e⁻−4y dy इज इक्वल टू e⁻3x dx, इंटीग्रेट कर दूं क्या दोनों साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻−4y अपॉन -4, नहीं, इसका आ जाएगा e⁻3x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि 0 पे वैल्यू 0 है, तो x और y दोनों को 0 रख दें, तो ये भी 1 ये भी 1, -1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस c हो गया क्या, तो यहाँ से बोल सकते हो c की वैल्यू क्या ही होगी, -1/4 -1/3, तो 3 4 7 हो गया क्या, -7/12 आई होगी, नहीं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। यहाँ सवाल खत्म नहीं होता है भाई, यहां से तो शुरू होती है फाइट, -7/12, ऐसा ही कुछ गिवन है क्या, क्यों शुरू होती है, क्योंकि पहले y के लिए सोल्व करो यहाँ से, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या पूरे को, 12 से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा -3 टाइम्स e⁻−4y, ये हो जाएगा 4 टाइम्स e⁻3x और -7, है ना। हमें तो y के लिए सोल्व करना है, तो -3 से उधर डिवाइड कर दो, e⁻−4y इज इक्वल टू -3 से डिवाइड कर दें हो जाएगा 4 e⁻3x -7 अपॉन -3, है ना। तो यहाँ से y क्या आया, y आ जाएगा -1/4, ये तो डिवाइड हो जाएगा ln ऑफ ये, तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगे, इसको ऐसे लिख दिया e⁻3x/3, ये सिंप्लीफिकेशन का काम है, कर लोगे तो बस क्या करना है, x की जगह ये बड़ी सी वैल्यू रखनी है, तो x की जगह अगर ये रख दें तो y कितना आ जाएगा, -1/4 ln ऑफ 7 - 4 इंटू e⁻3 टाइम्स x, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2
log ऑफ 2 बेस ई हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई 3। तो y आपका हो जाएगा -1/4। इसको पावर में ले जाओ तो -2 को पावर में ले जाऊं तो 2 की पावर -2 1/4 हो गया क्या, ये 1/4 ही बनेगा। e टू द पावर log ऑफ 1/4 बेस ई क्या हो गया, 1/4। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 इंटू 1/4 1, तो 7 - 4, 7 - 1 6, 6/3 2 हो गया ln 2, है ना। और ln 2 को ये लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, log ऑफ 2 बेस ये गिवन है आपको, ऐसा ही कुछ गिवन है क्या। तो अल्फा की वैल्यू पूछी थी, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/4। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो कि हाँ लेंथी है, डिफिकल्ट तो नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल तो सबसे सिंपल वाला टाइप होता है, बट उसके आगे काम शुरू होता है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है y के लिए, फिर वैल्यू निकालनी है इस नंबर पे, यहाँ पे log की 1-2 प्रॉपर्टी यूज होती है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 15 पे आते हैं। नंबर 15 भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही सवाल है। आपको एक इंटीग्रल दे रखा है, लिमिट है -4 टू -π/4 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x cos x इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो वैसे भी दिख रहा है कि लिमिट पहले तो -a से है तो OD1 का ख्याल आता है, लेकिन नहीं, ये फॉर्म हम क्लास में करते हैं, इस टाइप के बहुत सारे सवाल करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लो, a से b fx dx जो है ये होता है a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के इक्वल, है ना। सो क्लास में आप बोल देते हो किंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। करेक्ट, तो ये करूं तो मैं आई क्या बन जाएगा, सम ऑफ लिमिट तो कितना है 0, तो x की जगह -x रख दो, -π/4 से π/4 dx अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह -x रखें तो cos x यहाँ माइनस आ जाएगा क्या, e टू द पावर -x cos x। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इवन है, नो डाउट साइन -x माइनस साइन x होता है, लेकिन पावर 4 करोगे तो वो भी प्लस हो गया क्या, cos -x तो cos x होता ही है, ये सेम रहेगा। नहीं, अब अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं इसको, -π/4 से π/4 e की पावर x cos x से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, e टू द पावर x cos x, और ये 1 बन जाएगा क्या, नहीं, और बाकी तो सेम है, 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 cos टू द पावर 4, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। 1 और 2 को ऐड करते हैं क्या किंग लगाने के बाद, तो 2i की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, -π/4 से π/4। देखो ना, ऐड करते ही ये वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, ये 1 हो गया क्या, नहीं, तो क्या बचेगा, dx अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। अब इवन फंक्शन है क्या, OD1 वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू π/4 dx अपॉन साइन टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। 2 कैंसिल कर दूं क्या, नहीं, तो i की जो वैल्यू आई होगी 0 से π/4, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, cos की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4, 10 टू द पावर 4x बचेगा क्या, +1। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा sec टू द पावर 4x, उसको अलग अलग कर दिया, sec स्क्वायर x, नहीं, x स्क्वायर x को लिख लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, अब तो समझ में आ ही जाता है क्या करना है, 10x को t सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये जो sec स्क्वायर x dx है ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। करेक्ट, तो आपका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 रखूं तो 0, π/4 रख दूं तो 1, sec स्क्वायर ये तो चला गया, तो ये बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 dt। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। नहीं,
किसका डेरिवेटिव है, t माइनस 1/t का, तो t माइनस 1/t डिनोमिनेटर में बनाओ, 0 to 1 1 प्लस 1/t², इसको नहीं छेड़ा, इसको लिखा t माइनस 1/t, ध्यान रखना ऊपर प्लस है तो माइनस वाले का स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो -2 आ जाएगा, तो अपने को +2 करना पड़ेगा dt। ठीक है, देखो ना इसका डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है क्या, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए u मान लूं तो किस टाइप का लिखा हुआ है, du/u² + 2, इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर लोगे। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a, ये √2 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसको थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना, तो 1/√2 tan इनवर्स x/a आता है क्या, तो x की जगह तो क्या है t माइनस 1/t, और a की जगह कितना है √2, ये आ रहा है, और लिमिट क्या है 0 से 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो उसको, अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आई आपका हो जाएगा 1/√2, ये बनेगा tan इनवर्स t² माइनस 1/2, ठीक है, 2 नहीं √2t, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 1, रख दो लिमिट, तो 1/√2 टाइम्स, अगर मैं 1 रखूं तो 0 हो गया, tan इनवर्स 0 कितना 0, माइनस 0 रखें तो देखो न्यूमरेटर तो क्या बन रहा है -1, और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है क्या, और 0 पॉजिटिव है शायद, ये 0 से ज्यादा ही तो है, तो कौन सा इन्फिनिटी बनेगा, -∞, और tan इनवर्स -∞ -π/2 बनेगा क्या, ये बनेगा, करेक्ट, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया क्या, आपका आंसर आ जाएगा π/2√2। मेरे को नहीं डाउट है कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं किया होगा लोगों ने, इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो हो जाएगा, थोड़ा लेंथी है बस। गिवन है क्या, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में गिवन है, वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सवाल भी लेंथी है भाई, लेंथी है इसीलिए मैं इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ, नहीं तो ये प्रॉपर्टी जो है ये हम क्लास में पढ़ते ही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इससे सवाल आते ही आते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल दे रखा है, जिसमें बोल रखा है सी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके अंदर ये 3 सेट S1 S2 S3 डिफाइंड है, और आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो। तो ऐसे सवाल भी जेई पहले पूछ चुका है भाई, आप इनको सिंप्लीफाई करके लिखो, S1 में कौन से एलिमेंट है, ये वाले, है ना, अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, z माइनस, इसको ऐसे लिख लिया 3 + 2 आयोटा का मोड, ये 2√2 हो गया क्या, कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है, एक सर्कल रहा होगा जिसका सेंटर तो कितना है 3,2, सपोज यहाँ कहीं है, ये तो हो गया 3,2, और रेडियस कितनी है 2√2, 2√2 मतलब √8, और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो वो कितनी बनेगी, ज्यादा ही बनेगी, मतलब छोटा ही रहा होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली बना लो अपना, तो एग्जैक्टली भी काम का नहीं है, इस टाइप का कुछ रहा होगा, पॉइंट्स निकाल लेंगे, इस टाइप का कोई सर्कल रहा होगा, क्लियर है। तो S1 तो कौन से पॉइंट है, जो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट है, ठीक है। S2 पे आते हैं, S2 में क्या गिवन है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए रियल पार्ट ऑफ Z, तो अगर मैं Z को ले लूं x + i/y, तो रियल पार्ट ऑफ Z x ही रहा होगा क्या, जिनके लिए x > 5 है, करेक्ट। पहले तो ये बताओ x = 5 कहाँ रहा होगा, x अगर 5 है तब क्या होगा, इस सर्कल की इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं भाई मैं, सेंटर ये है तो इक्वेशन रही होगी x - 3 होल स्क्वायर और y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है 2√2, स्क्वायर 8 हो गया क्या, नहीं, तो x अगर 5 है वो कहाँ आ रहा होगा वो चेक कर लो, तो x की जगह 5 रख दें तो ये कितना बनेगा, ये 2 बना क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो गया क्या, तो y - 2 का होल स्क्वायर कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, y - 2 जो है कितना रहा होगा, या तो 2 रहा होगा या -2, तो y कितना रहा होगा, या तो 4 रहा होगा या 0 रहा होगा, नहीं, तो x अगर 5 है इस सर्कल के ऊपर, तो y कितना है, या तो 0 या 4, मतलब y या तो 0 है या 4 है, तो ऐसी कोई लाइन रही होगी इस पॉइंट पे कट करने वाली, ये लाइन है x = 5, है ना, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक का y कोऑर्डिनेट तो कितना है 0, तो ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा 5,0, और ये पॉइंट कौन सा है 5,4, ये जरूर ध्यान रखना,
और हमें क्या चाहिए 5 या 5 से ज्यादा, मतलब इधर वाला पार्ट, ये पार्ट आया होगा क्या? करेक्ट। सिमिलरली S3 पे आओ, S3 क्या चाहते हैं, मोड ऑफ Z माइनस जेड बार जो है वो 8 8 से बड़ा होना चाहिए। तो Z माइनस जेड बार क्या आता है 2 आयोटा y, उसका मोड लेंगे तो 2 टाइम्स मोड y, आयोटा का मोड तो 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बना गया, यानी y या तो 4 या 4 से बड़ा या -4 या -4 से छोटा, दो ही बातें रही होगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 तो ये वाले पॉइंट पे कट करेगी सर्कल को, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4, और -4 तो नीचे कोई लाइन आई होगी। देखिए चाहता है या तो 4 या 4 से बड़ा, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट, इधर वाला कोई पार्ट, या तो ये पार्ट, और या इसके नीचे कोई पार्ट है ना। तो नीचे वाले में तो कॉमन आएगा नहीं, कॉमन तो इसमें ही आएगा। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर वो पॉइंट बताओ जिनका x कोऑर्डिनेट 5 या 5 से ज्यादा है, y कोऑर्डिनेट 4 या 4 से ज्यादा है। नहीं, एक ही पॉइंट आ रहा है खाली, यही, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, यही तो पॉइंट है जो सर्कल पे भी है, जिसका x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। क्योंकि इसके अलावा देखोगे पॉइंट तो ऊपर निकल जाएंगे क्या, y ग्रेटर देन 4 वाली बात करो तो वो सारे पॉइंट तो सर्कल पे नहीं आए होंगे, और ये जो पॉइंट जो सर्कल पे आ रहे हैं इनके लिए x कोऑर्डिनेट क्या है 5 से छोटा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्शन में कितना पॉइंट कॉमन रहा होगा, एक ही पॉइंट कॉमन रहा होगा। ठीक है, गिवन है क्या, ऑप्शन 1 में ही गिवन है, भी ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल है भी, ये सवाल डिफिकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है। कॉम्प्लेक्स नंबर से डरते हैं बच्चे, और जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री वाला पार्ट आ जाए तो फिर दूर से डर लगता है ना। सवाल में कैलकुलेशन इतना जल्दी नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगा होगा जिसको आता है, बस वो समझने वाला ही है कि ये जो है मैं इसको प्लॉट कैसे करूं। करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये बोल रखा है कि 0 पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी का सवाल है। तो 6a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो फिर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस इक्वल रहने चाहिए क्या, 0 पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। कर दो, 0 पे वैल्यू तो कितनी है b, इसको लिख दो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 के आगे 0 से बड़ा कौन सा है, यहाँ है क्या, यहाँ रखेंगे तो बन जाएगा e टू द पावर कोट 4x अपॉन कोट 2x, नहीं, और ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम, यहाँ रखोगे क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस मोड साइन x टू द पावर 3a अपॉन मोड साइन x। ठीक है, मोड को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें करने मत बैठ जाना, पहले चेक करो कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी को टेंड करता है क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है क्या, 0 को टेंड कर रहा है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनी, 10 में चेंज कर लो, इसको ऐसा लिख दूं क्या, 10 2x अपॉन 10 4x, नहीं, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर 10 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4x से कर लो, इसको ऐसा लिख दे 2x अपॉन 2x 4x अपॉन 10 4x, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं, देखो ना ये लिमिट भी 1 ये भी 1, आंसर क्या आ गया, e टू द पावर 1/2 आ गई ये लिमिट तो। ठीक है, दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करो, ये कौन सी फॉर्म है भाई, 0 रखेंगे तो ये 0 1 बना क्या, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है मतलब इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी के तरीके से सोल्व करें, हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये तो पहले आ जाएगा, इनटू -1 कर दूं क्या, 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मोड ऑफ साइन x। देखो मोड को रिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, कैंसिल हो गया क्या, तो किसके इक्वल आया, ये आ जाएगा e टू द पावर 3a बचा क्या, नहीं, तो ये इक्वल है e टू द पावर 3a। हमें तो क्या क्या चाहिए, a और b की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ गई, 3a 1/2 है तो a 1/6 रहा होगा, यानी 6a की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 रही होगी, और b आ रहा है रूट e, b जो है वो रूट e आ रहा है क्या, तो बी स्क्वायर कितना रहा होगा e, आपसे दोनों का सम पूछा है शायद, नहीं 6a प्लस बी स्क्वायर ही पूछा था क्या, कहाँ गया भाई, खो गया, हाँ यही है,
और ये तो कौन से ऑप्शन में, 4 में आ जाएगा 1 + e, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सवाल में भी आप बोल सकते हो मॉडरेट ही है, क्योंकि दो लिमिट एक साथ पूछ ली, एक तो वो 0/0 फॉर्म ∞/∞ और 1⁻∞, दोनों को सोल्व करवा लिया। कैलकुलेशन वाला पार्ट है खाली, बाकी सवाल तो आसान है। नेक्स्ट एरिया अंडर द कर्व का सवाल है, और एरिया के सवालों में इस टाइप के सवाल भी यही पूछता है जहां पे इनइक्वालिटी के फॉर्म में गिवन है एरिया। क्या बोलना चाह रहे हैं, आर वो सारे पॉइंट है जिनके लिए मैक्सिमम ऑफ 0 और ln x, log x बेस ही मतलब ln x, ये जो है छोटा या बराबर हो y से, y छोटा या बराबर हो 2⁻x से। कहां से कहां तक, 1/2 से लेके 2 तक, है ना। तो ये जो एरिया है इस फॉर्म में आ रखा है, तो अल्फा बीटा -2 गामा ये सब बताओ। तो पहले तो एरिया निकालो फिर बताएंगे जो भी बताना है। तो अगर मैं प्लॉट करूं तो y इज इक्वल टू 0, तो ऐसी लाइन रही होगी, y इज इक्वल टू ln x, ये तो आप जानते ही हो। नहीं, पहले मैक्सिमम देखो, 1/2 से 2 तक बात करनी है क्या, तो यहां तो ये मैक्सिमम है और 1 के आगे ln x मैक्सिमम है, ये तो आपका क्या हो गया ln x, और ये y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैक्सिमम तो यही रहा होगा। और 2⁻x की बात करूं, 2⁻x ऐसा कुछ बना होगा, ये चाहते हैं भाई इससे तो कम रहे और इससे ज्यादा रहे। नहीं, कहां से कहां तक, ये 1 है, 1/2 से 2 तक, तो यहां कहीं 1/2 रहा होगा, इसके आगे 2 रहा होगा, ये 1/2 है और ये 2 है। नहीं, लेकिन आपका रिक्वायर्ड एरिया यही आएगा क्या, करेक्ट। तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको लिखने के लिए दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ये पॉइंट 1/2 है क्या, ये 2 है, तो 1/2 से 1 जो है वो तो किसका, 2⁻x को इंटीग्रेट कर दो, 1/2 से 1, इसका जो एरिया आया होगा x एक्सिस के साथ वही तो आया होगा। नहीं, और 1 से 2 में दो कर्व है, ये इसके तो ऊपर इसके नीचे, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दूं क्या, 2⁻x माइनस ln x, ये हो जाएगा। क्लियर है। आप ये भी कर सकते थे, ये कर दो कि पहले इसका एरिया निकाल लो 1/2 से 2 तक, ये पूरा, उसमें से ये पार्ट माइनस कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इसी एरिया को ये भी लिख सकते हो कि 1/2 से लेके 2 तक 2⁻x को इंटीग्रेट कर दो, उसमें से छोटे वाला पार्ट माइनस कर दो, और छोटे वाला पार्ट क्या है, 1 से 2 ln x dx, है ना। अरे यही लिखा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2⁻x का इंटीग्रेशन बोलो, हो जाएगा 2⁻x अपॉन ln2, लिमिट 1/2 से 2, माइनस ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा लोगे क्या, नहीं, तो बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये 1 है, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, सॉरी ln को फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो ये बन जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x ln x, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, x ही बचा, माइनस x आ जाएगा, लिमिट 1 से 2, रख दो लिमिट की वैल्यू। एरिया आपका आया होगा, ln2 को न्यूमरेटर में लाके ऐसा लिख दूं क्या, log ऑफ e⁻², नहीं, और ये बन जाएगा 2 की पावर कितनी आएगी, 2 रखूंगा तो 4 माइनस 2 की पावर 1/2 विच इज √2, करेक्ट। और यहां से माइनस, अगर मैं 2 रखूं तो ये बनेगा 2 ln2 माइनस 2, और 1 रखूंगा तो माइनस, ये तो 0 हो जाएगा और ये +1 हो गया क्या, नहीं। अब तो सिंप्लीफिकेशन का है, जिस फॉर्मेट में चाहिए उसमें लिखो, किस फॉर्मेट में चाहिए भाई, ये गड़बड़ कर दिया, हाँ 2 की पावर 2 तो 4 हुआ, 2 की पावर 4 कैसे हो गया, तो ये तो हो गया 4 माइनस √2 टाइम्स log ऑफ e⁻², और यहां से ln2 के साथ क्या है, -2 ln2, और यहां से कितना आ जाएगा, ये बनेगा -1 तो +1, और ये क्या बोल रहा है, किस फॉर्मेट में है, ये बोल रहा है अल्फा इसकी पावर -1, उल्टा हो जाएगा वो तो ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई, अल्फा तो यही आ गया, अल्फा तो आ गया 4 माइनस √2, है ना, यही लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में ले जाओगे लॉग और बेस, नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, और बीटा जो है log 2 बेस ई का कोफिशिएंट है, log 2 बेस ई तो यही है, तो बीटा आपका कितना है, -2 है,
और गामा जो है कांस्टेंट है, गामा 1 है। कर लोगे? किसकी वैल्यू चाहिए? वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा -2 गामा। तो अल्फा प्लस बीटा किया तो 2 बचेगा, 2 माइनस रूट 2, और -2 कर दूं तो ये चला जाएगा, -√2 ही बचा भी नहीं, ये तो ऐसा ही आ रहा है। और क्या चाहिए? इसका स्क्वायर भी चाहिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई? ऑप्शन 4 में गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, इस सवाल को भी आप बोल सकते हो डिफिकल्टी है। पहले एरिया को प्लॉट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वो चेक भी करना पड़ेगा, आपको उस फॉर्मेट में लाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो इस पेपर का सबसे आसान सवाल है, लिमिट का सवाल है 19। आपको दे रखा है कि f(2) जो है वो तो 4 है, और f(2) जो है वो कितना है? 1 है। ये वैल्यू भी आपको गिवन है, निकलवाया नहीं, कोई फंक्शन नहीं गिवन है। और ये लिमिट जो है ये है x² f(2) माइनस 4f(x) अपॉन x-2। दूर से दिख रहा है 0/0 फॉर्म ही बनेगी, नहीं ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 है। करेक्ट? एलोपिटल लगा दूं क्या? तो एलोपिटल लगा दूं तो ये बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x f(2) माइनस 4 टाइम्स f(x), नहीं, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 हो गया क्या? पटक दो 2 रख दें तो 4 इंटू f(2) माइनस 4 इंटू f(2), ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना, दोनों की वैल्यू गिवन है क्या? तो 4 इंटू 4 16 माइनस 4 12 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इससे इजी सवाल नहीं है भी इस पेपर में, इस पेपर का द इजीएस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो वेक्टर का सवाल है, आपको 2 वेक्टर गिवन है ए और बी, और ये पूछ लिया कि ये जो वेक्टर बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा किसके इक्वल आएगा। नहीं, तो बहुत सारे तरीके से करते हैं भाई बच्चे। सबसे लेंदी तरीका है कि सारी वैल्यू लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, 4-5 जितने भी बनेंगे। नहीं करना भाई, पहले सिंप्लीफाई करना। जो भी तरीके हमने सीखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, वीटीपी, एसटीपी, वो सारे लगा दो, जो भी लग सकते हैं। कहां से शुरू करना चाहिए? यहां से शुरू करो सबसे पहले, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, तो इसको लिखा ए क्रॉस, इस क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस बी तो कितना हो गया? 0, यही बना गया। फिर इसका क्रॉस लेना है किसके साथ? बी के साथ वापस। ठीक है, यहां आते ही आपको क्या दिखेगा? वीटीपी दिखेगा, तो वीटीपी का तरीका यूज करो, ए प्लस बी क्रॉस वीटीपी लगाऊं तो पहले दूर वालों का डॉट, ये बनेगा ए डॉट बी टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी, नहीं, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, तो ए डॉट बी की वैल्यू लिख लो यहां से, ए डॉट बी ए डॉट ए निकाल लोगे क्या? तो सबसे पहले तो मोडे बोलो, मोडे का स्क्वायर ही लिख लो, वो काम आएगा। वो कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 1 6 हो गया। मोड बी का स्क्वायर बोलो, वो हो जाएगा 9 + 4 + 1 14 हो गया क्या? ये बना क्या? और ए डॉट बी, ये भी जरूरत पड़ रही है, ए डॉट बी आप निकाल लो, ए डॉट बी हो जाएगा -1 + 2 + 6 7 आएगा। रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो ए प्लस बी क्रॉस ए डॉट बी 7 है क्या? तो 7a माइनस ए डॉट ए 6 है क्या? 6b, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किससे? बी के साथ, तो ये हो गया a प्लस बी क्रॉस बी क्रॉस बी तो 0 होगा, ए वाला ही बचेगा। क्या बचेगा? 7 टाइम्स a क्रॉस b, ये बचेगा क्या? 7 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। तो सबसे पहले ए से क्रॉस करो, ये बनेगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, फिर से वीटीपी बन गया क्या? सोल्व कर लो, 7 टाइम्स ये बन जाएगा ए डॉट बी टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी, नहीं, और यहां से बनेगा बी डॉट बी टाइम्स ए माइनस बी डॉट ए टाइम्स बी। करेक्ट? रख दो वैल्यू, ए डॉट ए बी डॉट बी,
ए डॉट बी सबकी, तो ए का कोफिशिएंट आ रहा है बी डॉट बी ए डॉट बी, ऐड कर दूं क्या दोनों को, तो बी डॉट बी तो मॉड बी स्क्वायर है 14 और ये कितना हो गया 7, 21 आ गया क्या, नहीं, और बी का दोनों माइनस से है, ए डॉट ए बी डॉट ए, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों का 13 हो गया क्या, ये आ जाएगा करेक्ट। कर लो सिंप्लीफाई, 7 टाइम्स ऑफ 21a, तो 21 से मल्टीप्लाई करूं तो 21i 21j और 42k हो जाएगा क्या, नहीं, माइनस 13 टाइम्स b, 13 से मल्टीप्लाई करो तो -13i प्लस 26j और प्लस 39k हो जाएगा क्या, देखो ना यही आएगा क्या, तो 7 टाइम्स i का कंपोनेंट 21 प्लस 13 कितना हो गया 34, j का 21 माइनस 26 माइनस 5j, के 42 है और माइनस 39 करेंगे तो प्लस 3k, ये आपका आंसर है। कौन सी में गिवन अभी 3453, 3453 तो 2 में और 4 में, बट यहाँ 7 है तो 2 करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये सवाल मॉडरेट ही है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वीटीपी यूज किया है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया है, उस पर ही सवाल है, बट आप इसको लेंदी बना सकते हो भी, अगर आप पूरा सोचो कि मैं सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ से ए प्लस भी तो मिल जाएगा आसानी से, ए माइनस भी मिल जाएगा, फिर इतने सारे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा ना, वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो पहले जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू यूज करो, ये तरीका है इसको करने का। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल टाइप सवाल आते हैं, 10 में से आपको कोई भी 5 चूज करने पड़ते हैं, उसमें जो फर्स्ट सवाल है उसमें आपको एक पॉइंट दे रखा है कि एक प्लेन है पी जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, कंटेन्स द लाइन, इफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पी फ्रॉम ओरिजिन इज डी देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो डी है तो डी स्क्वायर बता दो। प्लेन कौन सा, एक प्लेन की इक्वेशन आपको चाहिए जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, लेट्स से इस पॉइंट को ए बोल देते हैं 3 7 -7 और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है क्या, मान लो पॉइंट बी है, कौन सा 2 3 -2, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको पी वेक्टर बोल देते हैं, -3i प्लस 2j प्लस के, यही रहेगी नहीं, तो इस प्लेन की इक्वेशन अगर लिखनी है तो मान लो इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है आर, एक्स वाई जेड, अब अगर मैं ए से मिला दूं आर को तो ये जो ए आर वेक्टर है, बी वेक्टर है और पी वेक्टर है, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और पी वेक्टर एक ही प्लेन में है क्या, एक ही प्लेन में है क्या, और अगर एक ही प्लेन में है तो इनका बॉक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बॉक्स 0 कर दो इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की, तो बॉक्स क्या बनेगा, ए आर वेक्टर आर माइनस ए लिखोगे क्या, एक्स -3 वाई -7 और जेड +7 हो जाएगा क्या, जेड +7, ठीक है। ए बी आ जाएगा 2 -3 -1 3 -7 -4 और -2 +7 5 हो जाएगा क्या, पी वेक्टर आपको गिवन है -3 2 1, सोल्व कर लो तो x -3 के साथ आएगा, इसको छोड़ो 4 -10 -6 आ जाएगा क्या, और माइनस y -7 के साथ आ जाएगा ये -1 और +15 तो +14 बचा क्या, और z +7 इनटू इसके साथ में क्या जाएगा -2 और -12 -14 आएगा इज इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दें, एक सेकंड यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, यहाँ गड़बड़ हो गई भी, -4 -10 -14 बनेगा, -6 नहीं, ये कितना बनेगा -14, है ना, हाँ तो 14 पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, 14 को कैंसिल कर दो तो ये आएगा -x +3, यहाँ से आ जाएगा -y +7 और यहाँ से आ जाएगा z +7, सॉरी माइनस क्या है दोनों, -z -7 -z -7
इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओ, उधर ले जाएं तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये 7 तो कैंसिल हो गया क्या, -3 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। आपको बोल रहा है कि इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस आई होगी 0 0 0 से डिस्टेंस, उसका स्क्वायर बता दो। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पॉइंट सेटिस्फाई कराओ, 0 प्लस 0 प्लस 0 -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, यही आई होगी। कितनी बन गई, √3। आपसे पूछा था डी स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन सिंपल सा ही सवाल है, आपको करना चाहिए था 10 में से अगर 5 चूज करने उसमें इस सवाल का नंबर आना ही चाहिए था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको एक फंक्शन गिवन है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और बोल रखा है कि एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहां पे एक्स 0 से पाई है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले सिंप्लीफाई करो। तो देखो ना, ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, कोस 2x है क्या, तो प्रॉपर्टी यूज कर लेनी चाहिए। R1 को लिख लेना चाहिए R1 माइनस R2, R2 को लिख दिया R2 माइनस R3। तो आपका एफ एक्स किस टाइप का बना, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा क्या, इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा ये भी -2 बचा क्या, ये 0 हो गया क्या, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा क्या, ये 0 हो गया क्या, इधर -1 बचेगा क्या, लास्ट को सेम रखा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस 2x, है ना। अब एक्सपेंड कर दो, और क्या 0 बनाओगे, बना सकते हैं वैसे एक 0 और बना सकते हैं, बट एक्सपेंड कर लो डायरेक्टली। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करूं तो -2 इंटू इसको छोड़ो, ये तो 0, क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स ही बचा क्या, और ये हो जाएगा +2 इंटू इसको छोड़ो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा, तो क्या बनेगा 2 + 2 cos 2x और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और 2 भी है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बना होगा नहीं। करो भाई सिंप्लीफाई, तो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, ये बनेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो क्या बनता है cos 2x ही बनता है क्या, तो -2 cos 2x प्लस 4 cos 2x, 2 cos 2x ही बचा +4। ये काम इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कर लोगे। बस अब क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो 2x क्या रहा होगा आपका, 2x रहा होगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में कोस की मैक्सिमम वैल्यू बना जाएगी क्या, तो एफ एक्स मैक्सिमम कितना रहा होगा, एफ एक्स मैक्सिमम रहा होगा 2 + 4 6। ठीक है, तो हाँ ये सवाल भी इजी है भाई, ये सवाल भी आपको करना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल जेई का फेवरेट सवाल है, बार बार आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, बोल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अल्फा प्लस बीटा बता दो क्या है। तो सोल्व करो भाई, सबसे आसान तरीका आप एक को एलिमिनेट कर लो, है ना, जैसे मैं एक्स को एलिमिनेट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा वाई, ये हो जाएगा अल्फा + 1 जेड इज इक्वल टू -1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ये तो कैंसिल हो गया, बनेगा 4y, और 4y + y 5y हो जाएगा क्या, ये बनेगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा -1 जेड हो जाएगा क्या, और ये बनेगा 2 माइनस बीटा। कर लोगे एक्स को एलिमिनेट, नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2, ऐसा ही क्या, ये तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। लगा दो, तो 1/5 ये इक्वल होना चाहिए अल्फा + 1/2 अल्फा -1, ये इक्वल होना चाहिए -1/2 माइनस बीटा। तो पहले इन दोनों के लिए अल्फा के लिए सोल्व कर लो, तो 2 अल्फा -1 ये होना चाहिए 5 अल्फा + 5, इधर लेके आ जाओ, तो 3 अल्फा -6, तो अल्फा -2 आता हुआ दिख गया क्या। फर्स्ट और लास्ट को सिंप्लीफाई करो, तो 2 माइनस बीटा ये आपका होना चाहिए -5, यहाँ से बीटा 7 आता हुआ दिख गया क्या। आपसे पूछा अल्फा + बीटा, वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस पार्ट में तीनों ही सवाल इजी हैं भाई, इस पार्ट में थोड़ा सा आसान सवाल पूछा गया इस पेपर में। नेक्स्ट सवाल वेक्टर का है, इसमें आपको कुछ वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, बी दिया नहीं है, और सी वेक्टर गिवन है। कुछ इक्वेशन है कि ए क्रॉस बी सी वेक्टर के इक्वल है, ए डॉट बी जो है 1 है, और ये बोल रखा है कि एल जो है वो क्या है, इस बी वेक्टर का ए क्रॉस सी पे प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की लेंथ है। तो बी वेक्टर का ए क्रॉस सी पे प्रोजेक्शन क्या आया होगा, वो आया होगा बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस सी, यही आया होगा क्या, नहीं, इसकी लेंथ ही तो पूछी है, करेक्ट।
तो ये क्या बन गया, एसटीपी बन गया क्या। बॉक्स BCA लिखो, ACB लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई मोड ऑफ A क्रॉस C, ये आई होगी लेंथ। तो आपको दो ही चीजें निकालनी है, एक तो क्या निकालना है, बॉक्स ACB ये निकालो, एक A क्रॉस C निकालो। तो इसको कैसे लिख दूं, क्या A क्रॉस C डॉट B, है ना, क्यों में तो क्या गिवन है, A क्रॉस B गिवन है, A क्रॉस B गिवन है तो A और B को साथ में रखो भाई, इसको ये मत लिखो, इसको ऐसा लिख लो, बॉक्स BAC लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख लो, B क्रॉस A डॉट C, इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो B क्रॉस A, ये C है तो माइनस C हो जाएगा क्या, तो माइनस C डॉट C क्या हो जाएगा, माइनस मोड C स्क्वायर हो गया क्या, नहीं, और C का मोड कितना है, √2 दिखा गया, √2 का स्क्वायर 2 आया क्या, तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई, -2 आ गई। बॉक्स BAC ये तो -2 रहा होगा। ठीक है, तो बस A क्रॉस C और बचा, A क्रॉस C क्या हो जाएगा, A क्रॉस C हो जाएगा डिटर्मिनेंट I J K, A के कॉम्पोनेंट है 1 1 1 और C के कॉम्पोनेंट है 0 1 -1, कर दो सिंप्लीफाई, A क्रॉस C आ जाएगा I के साथ में क्या आएगा, -1 -2 हो गया क्या, माइनस J के साथ में क्या आएगा, ये गया -1 तो प्लस J हो जाएगा क्या, K के साथ में आएगा 1 ओनली, यही बन गया। हमें तो मोड से मतलब है, A क्रॉस C का जो मोड आया हो जाएगा 4 + 1 + 1 कितना हो गया भाई, √6 हो गया क्या, करेक्ट। तो फिर L बोलो क्या ही होगी, L आई होगी मोड ऑफ, बॉक्स तो कितना है -2 डिवाइडेड बाई √6। ठीक है, इसको √2 × √3 लिख दूं क्या, तो L क्या बन जाएगी, L बन जाएगी, ऊपर तो √2 बचेगा, नीचे √3, तो L² 2/3। आपको किसकी वैल्यू पूछी है, 3L² की ही वैल्यू पूछी है, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मॉडरेट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा पहले बॉक्स को कैसे सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट सवाल टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पे है, आपको एक सेट दे रखा है S और आपसे पूछा है कि ऐसे कितने फंक्शन बने होंगे S से S में जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, Fm × n जो है वो Fm × Fn के इक्वल रहा होगा फॉर एवरी Mn बिलोंग्स टू S, है ना, हर एक इस प्रोडक्ट के लिए जो इसमें आ रहा है 1 से 7 तक, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है, तो 1 से 7 तक जो प्रोडक्ट है क्या क्या हो सकता है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हो सकता है। तो पहले 1 को निपटा लेते हैं, मैं M और N दोनों को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इक्वेशन कैसी बनी, f(1) इक्वल रहा होगा f(1) × f(1) करोगे क्या, अब f(1) 0 तो हो नहीं सकता फंक्शन ऐसे इसमें, तो पक्की बात है f(1) तो क्या रहा होगा, 1 ही रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज तो श्योर हो गई कि f(1) तो 1 ही रहा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 तो कैसे आया होगा, एक ही तरीके से आया होगा, जब 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 2 कैसे आया होगा, दो तरीके से आया होगा, एक तो 1 × 2, एक ही तरीका उसका, 2 भी नहीं, एक ही तरीके से आया होगा 2 भी, 1 × 2। एक अगर 1 हो गया, अगर मैं एक को 1 रख दूं तो देखो फंक्शन किस टाइप का बना, f(1) तो 1 ही है क्या, fn ही आ जाएगा क्या, नहीं, इसका मतलब इन दोनों में से अगर एक 1 हो गया तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट 2 तो एक ही तरीके से आया होगा, जब m क्या रहा होगा 1, तो f(1) अगर 1 है तो फिर कुछ भी रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा आगे। प्रोडक्ट 3 भी एक ही तरीके से आया होगा, 1 × 3, 4 दो तरीके से आया होगा, 1 × 4 वाला तो चल जाएगा, एक 1 हो गया फिर तो कोई कंडीशन नहीं है, फिर तो f(n) = f(n), मतलब 1 = 1, f(2) = f(2), 3 के इक्वल रहे वो सारे। लेकिन प्रोडक्ट 4 जो है वो दूसरे तरीके से भी आ सकता है, दोनों 2 2 हो जाए तब भी तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 4 ही रहा होगा, नहीं, तो उस केस में क्या कंडीशन हुई, फिर f(4) आपका रहना चाहिए f(2) का स्क्वायर क्या a हो सकता है। तो इन 1 से 7 में स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 4, दो ही चॉइस है क्या। तो यहां से दो चॉइस आई f(2) के बारे में कि f(2) जो है या तो 1 रहा होगा या f(2) 2 रहा होगा, तभी तो स्क्वायर कितना बनेगा, 4 या 1। ठीक है, तो जब इस केस की बात कर रहे हो, f(2) की बात यहां से निकल रही है कि f(2) की दो वैल्यू हो सकती है, तो मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूं।
दोनों केस को अलग अलग बना लेते हैं। लेट्स से फंक्शन है एस से एस में, ये दूसरे फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज तो कंफर्म है, 1 तो 1 से ही कनेक्टेड है ना, ये तो 1 से ही हो सकता है, 1 के पास तो एक ही चॉइस है। एफ ऑफ 2 के पास दो चॉइस है, या तो एफ ऑफ 2 1 रहा होगा, या एफ ऑफ 2 जो है वो एफ ऑफ 2 2 रहा होगा, नहीं। और अगर एफ ऑफ 2 1 है तो फिर एफ ऑफ 4 भी 1 ही होना चाहिए, और अगर एफ ऑफ 2 जो है वो 2 है तो एफ ऑफ 4 4 होना चाहिए। क्लियर है क्या? बस इन बचे हुए चार को जितनी तरह से कनेक्ट कर पाओगे उतने ही फंक्शन बने होंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट 4 तक हो गया, 5 भी एक ही तरीके से आया होगा 1 into 5, और एक 1 हो गया फिर नहीं चेक करना है, एक 1 हो गया फिर तो सारे ही फंक्शन बन जाएंगे, एक ही तरीका है उस फंक्शन को बनाने का तो नहीं। बट एक और है 6 भी है, 6 भी दो तरीके से आ सकता है, 1 into 6 और 2 into 3। तो 2 into 3 वाला आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, मैं यही कर लेता हूँ। जब एक 2 हो जाए और एक 3 हो जाए उस केस में एफ ऑफ 6 बनेगा क्या? तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3, ये होना चाहिए, ठीक है। कितनी चॉइस है इसके लिए वो चेक कर लो। तो पहले केस में इस केस को ए बोल दो, इसको बी बोल दो। फर्स्ट केस में एफ ऑफ 2 कितना है? एफ ऑफ 2 जो है वो 1 है, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ 6 जो है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 3 के, यही होना चाहिए क्या? देखो ना कितनी चॉइस है दोनों के पास। एफ ऑफ 3 जो है 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है, बस एफ ऑफ 6 जो है 3 के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो 3 के पास कितनी चॉइस है? 7, और 6 के पास एक ही चॉइस है, जो ये 7 हो गया तो फिर ये भी इक्वल रहा होगा, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से कौन कनेक्ट हो गया? 3 और 6 भी हो गए, कौन बचे? 5 और 7। और 5 और 7 पे अब कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट 5 और 7 तो एक एक तरीके से आए होंगे। तो 5 कुछ भी हो सकता है 1 से 7 तक, 7 कुछ भी हो सकता है 1 से 7 तक, उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो 7 into 7 कर दूं क्या दोनों के लिए? करेक्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर मान लो एफ ऑफ 2 जो है वो कितना हो जाए? 4 हो जाए, तो उस केस में एफ ऑफ 6 क्या रहा होगा? एफ ऑफ 6 रहा होगा 4 टाइम्स एफ ऑफ 3, ऐसे कुछ है होगा, नहीं गड़बड़ कर दी भी, एफ ऑफ 2 2 हो जाए तो ये रहा होगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 3। तो बोलो कितनी चॉइस है? एफ ऑफ 3 1 हो सकता है तो एफ ऑफ 6 2 हो जाएगा, 2 हो सकता है 4 हो जाएगा, 3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 4 होते ही एफ ऑफ 6 को 8 होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। अगेन 5 और 7 के पास तो पूरी चॉइस है, वो कुछ भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटल फंक्शन बने होंगे आपके, ऐड कर दो भी, तो ये 3 + 7 10 हो गया क्या? और ये कॉमन आ जाएगा 49, आपका आंसर कितना हो गया? 490, ये रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, एक ही सवाल है जो थोड़ा उटपटांग सा था, इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए था। अगर आप 10 में से 5 चूज कर रहे हो तो इसका नंबर नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, सिंप्लीफाई करें अगर इसको राइट साइड में ले जाओ तो sec y dy/dx, इधर आके क्या बनेगा? sin x + y + sin x - y। तो आइडेंटिटी होती है sin a + b + sin a - b, क्या होता है? 2 sin a cos b, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos y। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई क्या? cos y से इधर डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा sec² y dy/dx = 2 sin x। इसको भी उधर ले जाते, पता नहीं क्यों रख लिया। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करो भी, x वाले पार्ट को उधर लेके जाओ, 2 sin x dx, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, sec² y का इंटीग्रेशन 10y, और ये हो जाएगा -2 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c निकालने के लिए बोल रहा है 0 पे वैल्यू 0 है, तो x 0 है तो y भी 0 है, तो tan 0 0 cos 0 1 हो गया क्या? तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। कर दो c की जगह सब्स्टिट्यूट, तो tan y जो है वो कितना रहा होगा? इस 2 को पहले लिख दो, 2 - 2 cos x, ये रहा होगा। तो आपसे पूछा है y डैश ऑफ π/2 5 टाइम्स, ये बताओ क्या रहा होगा? ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू ही तो है, पहले y की वैल्यू निकाल लो, π/2 पे कितनी आ रही है?
अगर मैं x की जगह π/2 रखूं तो y कितना आ रहा है वो चेक कर लो। तो x की जगह अगर मैं π/2 रख दूं तो tan y क्या बना होगा, cos π/2 0, 2 बना होगा क्या? नहीं, बस इसी वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो y डैश π/2 हो जाएगा 5 इंटू y डैश मतलब dy/dx ही है क्या, तो 2 टाइम्स साइन π/2 1 हो गया क्या, डिवाइडेड बाई, से डिवाइड कर दो sec स्क्वायर y से, तो sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख दूंगा। ठीक है, तो 5 y डैश π/2 ये आ जाएगा, ऊपर तो कितना बन गया 10 डिवाइडेड बाई, अगर 10/2 है तो tan स्क्वायर y 4 है, 4 प्लस 1 5, पूरे की वैल्यू 2 आ गई क्या? करेक्ट। तो ये सवाल भी इजी कैटेगरी में रख सकते हो आप। डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सबसे सिंपल पार्ट है वेरिएबल सेपरेबल, उसी से है। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपको 3 टर्म दे रखे हैं और बोल रही है तीनों टर्म किसमें, एपी में है, तो एक्स की वैल्यू बता दो क्या रही होगी, ये आपसे पूछा है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हर एक कोचिंग के मटेरियल में आपको मिल जाएगा, क्लास में करवाते हैं सवाल। तो हम अगर एपी में तो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 to the power x minus 5 to the base 3, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। 2 base 3 प्लस log ऑफ 2 to the power x minus 7/2 base 3। नहीं, 2 को पावर में ले जाऊं क्या log के, तो ऐसे लिख सकते हो 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे क्या 2 इंटू 2 to the power x minus 7/2 बेस 3, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 3 नंबर के लोग अगर एपी में है तो तीनों नंबर किस में आते हैं, जीपी में आते हैं। या यहाँ से चेक कर लो 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 to the power x minus 7 ही आ जाएगा क्या, 2 तो कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, अगर मैं 2 की पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बनेगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 आएगा क्या, और ये हो जाएगा 2t माइनस 7। इधर लेके आओ, t स्क्वायर माइनस 12t प्लस ये कितना हो गया अभी 7 ऐड करें तो 32 हो गया क्या, इज इक्वल टू 0। 8 और 4 दिख रहे हैं फैक्टर, तो t की 2 वैल्यू आई होगी, या तो 4 या 8। 2 की पावर x या तो 4 रहा होगा या 8 रहा होगा, निकाल लोगे x की वैल्यू, या तो 2 है या 3 है। बट log है क्या, तो x की ऐसी वैल्यू मत रख देना कि log डिफाइन ही ना हो। जैसे x की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये 4 बना गया, log का इनपुट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता। 3 में कोई दिक्कत नहीं है क्या, हाँ 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, 3 रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव है, तो एक ही आंसर आया होगा x का, और वो आंसर कितना है 3। ठीक है, तो ये सवाल भी इजी है, क्लास नोट का ही सवाल है, हम करते हैं क्लास में ये सवाल इस टाइप के। नेक्स्ट सवाल में आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स लॉग की फॉर्म में, और बोल रखे इसका जो डोमेन है वो a, b है। तो पहले डोमेन फाइंड आउट करो इसका क्या है होगा। तो डोमेन निकालने के लिए जो बाहर वाला लॉग है इसका इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए क्या, तो ऐसे लिखोगे क्या, लॉग बेस 5 है, यहाँ पे 3 है, ये जो नंबर है 77 ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग इनइक्वालिटी है क्या, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 5 की पावर 0 1, तो ये जो इसका इनपुट है 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये ग्रेटर होना चाहिए 5 टू द पावर 0 1 हो गया क्या। फिर से लॉग का बेस 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 77 मस्ट बी ग्रेटर देन 3। उधर ले जाओ राइट साइड में सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0। फैक्टर बन रहे हैं क्या, हाँ दिख जाएंगे बहुत आराम से, x माइनस 8 x माइनस 10 लेस देन 0। दो फैक्टर लेस देन 0, आंसर क्या आता 8 to 10। तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई, a की वैल्यू तो कितनी है 8 है, b की वैल्यू 10। अब एक सिंपल सा इंटीग्रल दे रखा है, इस इंटीग्रल की वैल्यू बताओ। इंटीग्रल क्या है, a से b साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x साइन क्यूब a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है। एफ एक्स डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है क्या। ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप क्लास में क्या बोल देते हो, किंग प्रॉपर्टी, उसी का यूज कर लो। नहीं तो किंग प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो आई क्या बन जाएगा, a से b, x की जगह रख दो a प्लस बी माइनस एक्स,
तो ये बनेगा साइन क्यूब ए प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये वाली चीज क्या बचेगी, एक्स ही बचेगी, साइन क्यूब एक्स डी, है ना। तो क्या करते हैं, किंग लगा के ऐड करते हैं क्या दोनों को, तो 2i की वैल्यू देखो ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा कि डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम बन जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ए से बी dx ही बचेगा क्या, विच इज b माइनस ए ओनली, और b माइनस ए कितना है, 2 ही है क्या, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आती हुई दिख गई क्या, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगेन इस सवाल को आप बोल सकते हो कि मॉडरेट है, वैसे तो आसान सवाल है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो लोग का डोमेन निकालना, दूसरा इंटीग्रेशन सोल्व करना। लोग में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लोग को इतने अच्छे से पढ़ते नहीं है बच्चे। नेक्स्ट सवाल में आपको एक फंक्शन गिवन है, क्लोज 0 से 3 से r में डिफाइंड है, एफ एक्स है मैक्सिमम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, बॉक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे, और बोल रखा है p सेट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और q वो सेट है जहाँ पे ये डेरिवेबल नहीं है, तो p प्लस क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट का सम बता दो, ये पूछा है। चेक करना है बेसिकली आपको, डेरिवेबल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूअस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, बस यही चेक करना है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, मैक्सिमम ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अगर मैं x में से सब्ट्रैक्ट कर दूं उसका फ्रैक्शन पार्ट ही बचेगा क्या, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा ही कुछ बनेगा, नहीं जानते हैं ग्राफ फ्रैक्शन पार्ट x का बनाओ, 0 से 3 में ग्राफ बनाओगे तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कुछ ऐसा ही ग्राफ आया होगा, 0 1 2 और ये 3, ठीक है, और 3 पे वैल्यू कितनी आई होगी 0, करेक्ट। इसका भी बना लोगे, नेगेटिव मतलब नीचे लेके जाओ, उल्टा बन जाएगा, और 1 ऐड करोगे ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, मतलब किस टाइप का ग्राफ बना होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बना होगा, है ना, यहाँ से शुरू होके फिर ये वाला, यहाँ से शुरू होके ये, इस टाइप का कुछ ग्राफ बना होगा क्या, नहीं, हमें तो किस में मतलब है, मैक्सिमम नहीं भाई, ये गलत लिख लिया, सवाल में क्या गिवन है, मिनिमम गिवन है, हाँ बिल्कुल, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम 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 की तरह देखें, तो मिनिमम अगर है तो यहां से यहां तक तो ये मिनिमम है, यहाँ ये मिनिमम है, फिर मिनिमम है, फिर मिनिमम है, ऐसा ही कुछ है क्या। कंफ्यूजन जो रहा होगा इन वैल्यू पे ही रहा होगा कि 1 पे मिनिमम वैल्यू कौन सी, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी भी कितनी है 0, तो 1 पे मिनिमम वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो हमेशा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट इन पी तो कितने हो जाएंगे 0, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं नहीं है, नॉन डेरिवेबल कहाँ कहाँ है वो चेक कर लो, कौन कौन से पॉइंट, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पॉइंट, 5 पॉइंट्स रहे होंगे जहाँ पे नॉन डेरिवेबल है, तो दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। नहीं तो इस सवाल में जो कंफ्यूजन क्रिएट की होगी वो ओपन वैल्यू नहीं की होगी, बाकी तो सवाल कुछ ज्यादा है नहीं, तो इस सवाल को भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख रहा हूँ, इजी नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन पक्का हुई होगी अगर आप डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। लास्ट सवाल इस पेपर का जो आखिरी सवाल है, उसमें आपको एक फंक्शन गिवन है 3 से 5 से r में डिफाइन है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वेरिएबल है, और बोला f'4 की वैल्यू ये है, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो बेसिकली f'4 आपको निकालना है, दो तरीके से कर सकते हो, इंटीग्रेट भी कर सकते हो इसको बहुत आराम से, है ना, इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, बट f'4 अगर निकालना ही है तो f' निकालना तो ये डिफरेंशिएट कर ले, e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इनटू fx, ये क्या रहा होगा, इंटीग्रेशन 0 टू x 3t स्क्वायर 2t 4f dt, ये बना होगा क्या, लेबनिज लगा दो, डिफरेंशिएट करूं तो इधर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्या, f x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है, fx एज इट इज, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4f x, ठीक है। आपको वैल्यू कहाँ पे चाहिए, 4 पे चाहिए, तो रख दो x की जगह 4, e टू द पावर 4 f 4 e टू द पावर 4 f ऑफ 4 रखूं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 इंटू 3 48, और 4 रखूं तो ये कितना हो गया 8, 4 टाइम्स f'4, बनी नहीं मेरी बात, है ना, f ऑफ 4 निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं पहले, या पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से f'4 की वैल्यू बोलो क्या ही होगी, f'4 को इधर लेके आ जाओ, ये तो कितना हो गया 8 ऐड कर दूं तो 56 हो गया क्या, माइनस इसको इधर ले जाओ e टू द पावर 4 f ऑफ 4 और डिवाइडेड बाई
जो f'4 का कोफिशिएंट बनेगा e⁴ और ये दे रहा है तो -4, ये बना होगा। ठीक है, f4 चाहिए तो रखो भाई 4, अगर यहाँ पे 4 रख दूं तो f4 आपका आया होगा, 4 आ जाएगा e⁻⁻4 0 to 4 3t² प्लस 2t प्लस 4f't। कर लोगे इंटीग्रेट, है ना? इंटीग्रेट कर लें तो e⁴ तो इधर ही ले आओ, e⁴ इंटू f4 ये रहा होगा, यहाँ से क्या आएगा, ये बनेगा x³ क्या, तो 4 का क्यूब 64 हुआ क्या, -0 का क्यूब तो 0, प्लस ये बनेगा x² तो 16 माइनस 0, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा, लिमिट ही गलत लिख ली भाई, 0 नहीं है, लिमिट कितने इंटीग्रेशन की 3 है ना? हाँ 3 से x है, ये 3 है भाई, 0 नहीं है, 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x³ 3 का क्यूब कितना 27, तो ये 27 आएगा, और 16 माइनस 9 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स ये बनेगा f(x), तो f(4) माइनस f(3), ठीक है। f(3) तो यहाँ से दिख जाएगा, f(3) तो 0 है क्या, तो ये तो 0 हो गया, बचे हुए को सिंप्लीफाई करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो e⁴ माइनस 4 टाइम्स f(4), ये कितना रहा होगा, यहाँ तो ये बचा, खाली करो सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना बचेगा भाई, ये हो गया 34 और 3 37 हुआ गया, और ये कितना हो गया, ये 7 हो गया क्या, कितना हो गया भाई, ये 4 1 आ गया, 44 हो गया क्या, तो यहाँ से f(4) आपको मिल गया 44 डिवाइडेड बाई ये पूरा लफड़ा e⁴ अब तो कैलकुलेशन है सारी, है ना, फालतू सवाल तो यही खत्म हो गया था, इसके बाद तो कैलकुलेशन ही करा रहे हैं। 56 माइनस e⁴ इंटू f(4) की वैल्यू रखो भाई, मान ही नहीं रहा, 44 डिवाइडेड बाई e⁴ -4, और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है, e⁴ -4 है, तो एलसीएम तो क्या आ गया, एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर भी सेम ही बन जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर, और एलसीएम ये लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करें तो आएगा 56 e⁴ माइनस 44 e⁴ है क्या, तो 56 माइनस 44 e⁴, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 हो गया क्या 22, ऐसा ही कुछ गिवन है शायद, है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा 12 e⁴ माइनस 224 डिवाइडेड बाई e⁴ -4 का होल स्क्वायर, तो हाँ इसी फॉर्मेट का है, तो अल्फा तो कितना रहा होगा 12 रहा होगा, और बीटा ये है, तो बीटा आपका कितना रहा होगा 4 रहा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 16, करेक्ट। तो इस सवाल को आप बोल सकते हो लेंदी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है, सबको पता है, वो देखते हैं लिमिट वेरिएबल, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, बट कैलकुलेशन बहुत सारी है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था अभी 27 जुलाई का, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, और इस पेपर के बारे में ये बोल सकते हो कि मॉडरेट है, आपको करने लायक सवाल है, बट पिक करने पड़ेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन से सवाल करने लायक है, क्लियर है।